Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So in this class we will discuss questions which was asked on 25th of January in IT security. ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी हम लोग ऐप में जो है वो अपलोड कर चुके हैं. ठीक है, देखिए IT सिक्योरिटी में क्या है कि पिछले साल 2024 में ना ये आपको सिलेबस चेंज हुआ था. मतलब इसका जो है नया बुक आया था. ठीक है, और इससे पुराना वाला बुक जो है वो 2016 का बुक था. तो 2016 के बाद जो है वो 2024 में अभी जो है वो चेंज हुआ है. लेकिन आप ऐसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो हर चैप्टर में ऐड हुआ है. चैप्टर बराबर ही है, 20 चैप्टर पहले भी थे, 20 अब भी है. हेडिंग भी आपको बराबर ही दिखेगा. लेकिन जब आप टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक में कुछ कुछ जो है वो चेंज हुआ है और थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा बस बढ़ाया गया है, बहुत थोड़ा सा. ठीक है, देखिए आईटी सिक्योरिटी जो है और प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट जो है, तो दोनों में ना कुछ कुछ कॉमन है. आप मान के चलो ना 15% 20% जो है वो सिलेबस भी कॉमन है. लेकिन क्वेश्चन का लेवल दोनों में जो है बहुत डिफरेंस है. आईटी सिक्योरिटी में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल बेसिक. प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम में आजकल जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा. ठीक है, तो हमारा जो ऐप के ऊपर है, ठीक है, ऐप में जो आईटी सिक्योरिटी का हमारा कोर्स है वहाँ पर क्या है, आपको करीब करीब 50+ मॉक टेस्ट है. हमारा 50+ मॉक टेस्ट है. वीडियो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ. यदि आप MCQs मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो वो 150+ है. अब 150+ में क्या क्या है ना कि जैसे चैप्टर वाइज भी हमने करा हुआ है, नए वाले बुक से भी चैप्टर वाइज और पुराने वाले से दोनों को मिक्स करके. ठीक है, कॉमन ही है. 90% तो सिलेबस 80% कॉमन ही है. तो वो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज वीडियोस भी है. ठीक है, तो अभी का जो हमारा जो कोर्स है ना, यदि आप उसको लेते हैं तो आराम से आप जो है वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे. आप यदि जो भी वीडियो मटेरियल जो है ना आप MCQs को नहीं देखोगे तो भी आप अच्छे से पास कर जाएंगे. ठीक है, तो चलिए आगे आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या था. तो इस क्लास में हमने क्या किया हुआ है कि जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, ठीक है, तो उस टॉपिक को लिया है हमने. ठीक है, उस टॉपिक को लिया है. चलिए उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अभी. So before starting the lecture, again if you are preparing for any IBF certification exam, then you can download our app Geeky Bankers. Okay, so this is one stop solution for all the exam. So here you will get lecture videos chapter wise and lecture PDF also, but this is not downloadable. You can't download in your local storage. You can download but within app only, so you can view whenever you want. You can view but you can't get it printed. And सेकंड क्या है कि आपको यहाँ पर वीडियो मॉक्स और ये सब मिलेगा जो मैंने पहले ही बताया है. और हमारा जो ऐप है वो अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS दोनों पे, आपको जो है वो मिल जाएगा. दिस इज आवर नंबर. सो एनी आफ्टर सब्सक्राइबिंग आवर कोर्स, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ problem issues, then you can just drop a message over here. We are available 24/7. Okay, so let's start. पिछले बार ना क्वेश्चन आया था आपको कि कोविड से रिलेटेड था. ठीक है, अभी भी आईटी सिक्योरिटी में ना पूछ देंगे कि कोविड क्या है. ठीक है ना, मतलब ऐसा कि इंट्रोडक्टरी टाइप का, वो बहुत घुसेंगे नहीं, बस कोविड. तो यदि आप ऐसे एक लाइन में जानना चाहोगे तो कोविड क्या है, तो मतलब एक फ्रेमवर्क है फॉर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी, इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज. कि आपका आईटी जो है, ठीक है, वो सही से काम करे. ठीक है, कि आपका जो आईटी का गोल्स है और बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों अलाइन रहे, एक साथ चले. सो दैट इज़ कोविड. यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोविड को इम्प्लीमेंट करता है अपने यहाँ, तो हम ये मान सकते हैं कि उनका जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट है एंटरप्राइज आईटी का वो अच्छा है. ठीक है, तो कोविड क्या है? कोविड इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय इसाका
इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, इसाका से कुछ याद आ रहा आप लोगों को? हम लोग जो सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर की बात करते हैं, है ना, तो वो इसाका ही करवाता है, ठीक है। मेनली कंप्यूटर सिक्योरिटी के फील्ड में ये जो है वो बहुत एक्टिव है। ये यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो डेवलप्ड बाय इसाका फॉर IT governance and management. It provide best practices for aligning IT with business goal, ensuring compliance and managing risk. तो ये तो समझ में आ गया कि कोबिट जो है ना एक फ्रेमवर्क है जो इसाका ने डेवलप किया, और ये IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए ये होता है। अब जैसे मान के चलो कि हम जैसे CMM लेवल की बात करते हैं, तो मान लीजिए जब आप IT वेंडर चूज करते हो तो हम बोलते हैं ना कि CMM लेवल 5 जिसका हो वो होगा, वो उस कंपनी को रखना है। ऑल्दो दे आर एक्सपेंसिव, जो CMM लेवल 5 है तो उनका प्राइसिंग भी अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो अलग बात है। लेकिन एक स्टैंडर्ड है ना कि किसी को चूज करने से पहले। तो इसी तरह यदि कोविड को मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करता है तो हम ये मान सकते हैं कि उनका जो IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट है वो सही है, ठीक है। तो इसको कोविड क्या है, तो एक फ्रेमवर्क है IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए, इतना पता चल गया आपको, ठीक है। वाई कोविड इज इम्प्लीमेंटेड, तो क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो पहला क्या है कि स्ट्रॉन्ग IT गवर्नेंस टू इंश्योर IT अलायंस विद बिजनेस गोल, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लाइंस को पूरा करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, रिसोर्स का इफिशियंटली यूज़ हो, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस आप में बना रहे कि जो भी इन्वेस्ट किया है मान लीजिए आपके कंपनी में, ठीक है, और आप यदि कोविड कंप्लाइंट हैं तो माना जाएगा कि हाँ भाई उसका जो है वो कंपनी सही कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है। प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो ये सब जो है ये है कि कोविड जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आपसे IT सिक्योरिटी में तो कम से कम ये नहीं पूछेगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए कोविड क्या है, तो कोविड क्या है वो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या पूछा था, देखिए नेक्स्ट ना एक क्वेश्चन आया था आपको RPO से रिलेटेड, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। चलिए छोड़िए क्या लिखा हुआ है उसको नहीं देखते, पहले समझते हैं। देखिए रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लीजिए कि एक ना ABC कंपनी है, ठीक है, एक ABC कंपनी है और कंपनी पे ना कुछ अटैक हुआ, ठीक है, तो 10 बजे ना इसका सर्विसेज डाउन हो गया, 10 बजे सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये अप जो है इसका जो अप टाइम है वो 11 बजे, यदि ऐसा कुछ होता है तो कंपनी ने जो अरेंजमेंट कर रखा है उसके हिसाब से ये 1 घंटा में जो है वो अप हो जाएगा। तो यहाँ पे रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि इसका एक, ठीक है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी भूल जाइए, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए। एक कंपनी है जिसपे अटैक हुआ है और अटैक के कारण 10 बजे उसका जो सर्वर है वो बंद हो गया है, 11 बजे अप हुआ, यानी 1 घंटा उसका सर्विसेज जो है वो डाउन रहा। मतलब क्या है, आप ऐसे समझो कि उस कंपनी ने जो अरेंजमेंट किया है, ठीक है, तो ये सोच के किया है कि 1 घंटे में यदि कोई डेटा, 1 घंटे में जितना भी डेटा मेरा लॉस होगा मैं उसको बियर कर सकता हूं, मैं उसको बियर कर सकता हूं, ठीक है। यदि वो ऐसा बनाता कि मेरा 2 मिनट में ही अप हो जाए तो उसको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता, ठीक है ना, उसको डेटा का रेप्लिकेशन करके रखता, जो भी अरेंजमेंट है वो करके रखता, ठीक है। तो RPO का मतलब क्या हुआ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम जितने का आप डेटा लॉस जो है वो सह सकते हो, बियर कर सकते हो, उसी हिसाब से अरेंजमेंट करेगा। मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो बैंकिंग या बैंक्स को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो RPO होगा वो 9 से 10 मिनट का होगा, नॉट मोर देन दैट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 20 मिनट से ज़्यादा उसका डेटा सेट डाउन नहीं रहे। या फिर मान लीजिए जो आपको ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है अमेजन या फ्लिपकार्ट, उनका जो है उनका शायद 5 मिनट का हो या 10 मिनट का, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, मतलब वो 10 मिनट से ज़्यादा डाउन टाइम नहीं सह पाएंगे। क्यों नहीं सह पाएंगे, उनका तो लॉस हो रहा ना। इसी तरह मान लीजिए कि बैंकिंग में भी पिक आवर्स में यदि 10 मिनट के लिए या मतलब टाइम के लिए चला जाएगा तो इतना जो एम्प्लॉय बिठा के रखा है, फिर उसका सैलरी सब कुछ है, तो लॉस है ना उसको, और बहुत सारा लॉस है।
तो मतलब आरपीओ क्या हो गया कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस मेजर्ड इन टाइम। ठीक है, ये हो गया आरपीओ। तो अब देखिए, इफ आरपीओ इज 1 आवर, तो यदि किसी कंपनी का आरपीओ 1 आवर है तो सिस्टम मस्ट रिकवर डेटा अप टू 1 आवर बिफोर फेलियर। 1 आवर है तो मान लीजिए रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि 1 घंटे का यदि उसका रिकवरी है, 1 घंटे का आरपीओ वो लेके चल रहा है, तो मान के चलिए यदि 10 बजे सिस्टम डाउन हुआ तो 10 बजे तक का डेटा तो उसके पास होगा ना। तो किसी कंपनी का यदि आरपीओ 1 आवर है, ठीक है, तो सिस्टम जब से काम करना बंद किया मान लीजिए, तो उससे 1 आवर पहले तक का डेटा होगा। 5 आवर 5 आवर पहले तक का बैकअप उसके पास होगा। ठीक है, तो आरपीओ जो है वो जितना कम हो, ठीक है ना, उतना अच्छा होगा किसी भी कंपनी के लिए। अब आरपीओ इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, तो है क्या कि मिनिमम डेटा इंश्योर क्रिटिकल डेटा इज रिकवरेबल, हेल्प्स मेंटेन ऑपरेशन आफ्टर अ डिजास्टर, सम रेगुलेशंस मैंडेट स्ट्रिक्ट आरपीओ, एग्जांपल फाइनेंशियल हेल्थ केयर में, रिस्क मैनेजमेंट, तो रिड्यूसेज इंपैक्ट ऑफ साइबर अटैक, हार्डवेयर फेलियर और ह्यूमन एफर्ट। तो आरपीओ इंपॉर्टेंट क्यों है, तो डेटा लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, बिजनेस कंटिन्यूटी, और आज के टाइम में ना जो स्टैंडर्ड आरपीओ होता है वो 20 मिनट्स के आसपास होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल सिनेरियो में क्या है कि आरपीओ यदि किसी कंपनी का 24 आवर्स है, तो बैकअप के टर्म में इसको कैसे समझाया है कि इसका मतलब वो डेली बैकअप होता होगा। यदि 5 मिनट है तो रियल टाइम में रेप्लिकेशन होता होगा, है ना। तो अब कंपनी डिसाइड करेगा ना कि उसे 24 आवर्स रखना है या 5 मिनट, 5 मिनट का रखना है, रियल टाइम में रेप्लिकेट करना है, तो उसको रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आरपीओ के साथ एक और टर्म यूज किया जाता है, आरटीओ। तो आरपीओ तो हो गया कि हाउ मच डेटा यू कैन लूज, आरपीओ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और आरटीओ क्या है कि हाउ फास्ट कैन सिस्टम रिकवर, ठीक है, हाउ फास्ट कैन सिस्टम रिकवर। तो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है वो डेटा के टर्म में बात कर रहा है, और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव टाइम के केस में कर रहा है कि कितना कम टाइम में सिस्टम फिर से काम करने लग जाएगा। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है कि कितने देर का डेटा आप लूज कर सकते हो, कितने टाइम का डेटा आप लूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिट चार्टर। ऑडिट चार्टर का ये मतलब हुआ कि मान के चलिए कि जिसमें ना ऑडिट के बारे में सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, पर्पस क्या है, क्यों करना है, अथॉरिटी क्या क्या मिलेगा आपको, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये सब लिखा रहता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द पर्पस, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ऑडिट चार्टर में ऑडिट से रिलेटेड सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना। ये इशू कौन करता है, तो ये करता है आपको सीनियर मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। वाई इज एन ऑडिट चार्टर इंपॉर्टेंट, तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए। इस्टैब्लिश अथॉरिटी, तो ग्रांट्स ऑडिटर द राइट टू एक्सेस रिकॉर्ड एंड इंटरव्यू स्टाफ्स। इस्टैब्लिश अथॉरिटी मतलब उसको हम ऑथोराइज कर रहे हैं, ऑडिट जो टीम है उसको, कि भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इंश्योर इंडिपेंडेंस, तो प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम मैनेजमेंट इन ऑडिट एक्टिविटीज, कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो डायरेक्ट सीनियर फंक्शनरीज को जो है वो उससे कम्युनिकेट करेंगे और बीच में कोई जो है उस काम में मीडिएट नहीं करेगा, दखल नहीं देगा। डिफाइन स्कोप, तो क्लैरिफाइज व्हाट एरियाज विल बी ऑडिटेड, कि स्कोप क्या है उसका, क्या ऑडिट करना है। इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, तो होल्ड्स ऑडिटर एंड मैनेजमेंट टू डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। देखिए इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब है क्या कि मेक्स ऑडिटर एंड मैनेजमेंट फॉलो क्लियर रूल्स, ठीक है, कि मैनेजमेंट को और ऑडिटर को क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए, किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज के लिए कौन अकाउंटेबल होंगे। सपोर्ट कंप्लाइंस, अलाइन विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। इनहेंस गवर्नेंस, स्ट्रेंथन द ओवरसाइट एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिल्ड ए स्टेक होल्डर ट्रस्ट, तो डिमॉन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल। ऑडिट क्या है, मान लीजिए ऑडिट है क्या,
तो जो भी आपका पॉलिसी है और जो रेगुलेटर का इंस्ट्रक्शन होता है उसको कंप्लाई करना, यही है ना। तो मान के चलिए बैंक के बारे में हम बात करें तो बैंक में कौन है, आरबीआई अल्टीमेट अथॉरिटी है, और हमारा जो अपना पॉलिसी है, ठीक है, जो मान लीजिए पॉलिसी बोले या फिर सर्कुलर्स वगैरह जो है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला तो ये है कि एक ऑपरेशन से रिलेटेड, दूसरा क्या है कि जो हमारे रेगुलेटर के इंस्ट्रक्शन आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो वो उसको बस ऑडिट क्या है, बस उसको वेरीफाई करता है कि कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं, एज पर द गाइडलाइंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऑडिट चार्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यही सब है ऑडिट चार्टर में। भाई ये स्कोप क्या है, कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कंप्लाइंस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और गवर्नेंस जो है वो कैसा है, तो इससे रिलेटेड। आईटी सिक्योरिटी में कभी आपको ये पूछेंगे नहीं, ये हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, वहाँ पर आपको बस यही पूछेगा कि ऑडिट चार्टर है क्या, ये पता होना चाहिए। विदाउट एन ऑडिट चार्टर क्या होगा कि ऑडिट में लैक डायरेक्शन और अथॉरिटी, ऑडिटर कुड फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट, रिस्क ऑफ बाइस्ड और इनकम्प्लीट ऑडिट। क्या है कि ऑडिटर मान लीजिए कुछ आपसे मांगेगा रिपोर्ट, आप लोग हम नहीं देंगे, तो जब तक ऑडिट चार्टर में क्लियरली रहता है ना कि एज ए मान लीजिए डिपार्टमेंट आपका क्या रोल है और ऑडिटर का क्या रोल है, ठीक है, ये सब कुछ रहता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ISMS, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। ISMS क्या है, तो बस आप एक बार ये देख लो कि ISMS पहले है क्या। ISMS क्या है कि ए सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। ISMS में ना बराबर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा है, तो ISO 27001, ठीक है, ये जो है वो होता है। तो ISMS जो है वो हमारा जो है वो है क्या, देखिए ISMS क्या है कि is a systematic framework for managing and protecting sensitive information through policies, processes and controls aligned with standard like ISO और IEC 27001। तो ISMS क्या है कि एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको हेल्प करने में कैसे, मतलब आपको कैसे वो हेल्प करेगा, तो आपके यहाँ वो पॉलिसीज होने चाहिए, वो प्रोसेसेस होने चाहिए, वो कंट्रोल्स होने चाहिए, ठीक है, और वो कंट्रोल किससे डिराइव होगा, तो जैसे आपको ISO का 27001 जो स्टैंडर्ड है उस सबसे। तो ISMS क्या है, तो एक फ्रेमवर्क है जो आपके सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखिए ये है क्या कि वाई ISMS इंपॉर्टेंट, तो प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिड्यूसेस साइबर रिस्क, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, कॉस्ट इफिशियंसी, बिजनेस कंटिन्यूटी, स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी अप्रोच। तो बस एक बार देख लीजिए ये सब क्या है, ठीक है। जब आप ISMS इंपॉर्टेंट करेंगे, मतलब ISMS को इम्प्लीमेंट करेंगे ना अपने यहाँ, तो उसमें जो गाइडलाइंस है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना मतलब उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो आपका सिस्टम जो है वो उससे क्या होगा, रोबस्ट होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो प्रोटेक्ट होगा। और बहुत सारा जगह जो है वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस में आता है कि ISMS को आपने इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ कि नहीं। जब आपका सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा तो साइबर रिस्क का मतलब साइबर रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। कोई समझेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ISMS कंप्लाइड है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट इफिशियंसी इसलिए बोल रहा है कि जब आप ISMS इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो रेगुलेटर के फाइन वाइन है वो बच जाएंगे, आपके यहाँ कोई अटैक नहीं होगा, उससे भी आपका फिनेंशियल जो है वो मतलब आपको लॉस नहीं होगा, रेपुटेशनल डैमेज नहीं होता है, ब्रीच नहीं होगा, तो लीगल फीस और इस सब से भी बचेंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी भी होगा कि इंश्योर ऑपरेशन कंटिन्यू सिक्योरली आफ्टर इंसिडेंट, तो ISMS इसलिए करते हैं। ISMS है क्या, बस वो याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि एक बार ना ऐसे बताने के लिए कि ISMS वर्सेस IT सिक्योरिटी एक डाल दिया था कि कभी कभी ना कन्फ्यूज़न होता है मन में। हमने सबसे पहले कोविड पढ़ा, अभी देख रहा था, फिर ISMS देख रहे हैं, तो मन में होता है सब तो IT सिक्योरिटी ही है। तो दोनों में अंतर क्या है उसको देखिए, जब हम IT सिक्योरिटी की बात करते हैं तो IT सिक्योरिटी ना छोटा टर्म है, मतलब ठीक है ना, इतना ब्रॉड टर्म नहीं है, जिसमें मेनली हम लोग टूल्स की बात करते हैं, फायरवॉल, एंटीवायरस, इसके बारे में बात करते हैं, दिस इज IT सिक्योरिटी।
लेकिन जब हम ISMS की बात करते हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो हियर वी टॉक अबाउट द होलिस्टिक सिस्टम। और उस सिस्टम में क्या क्या आता है, तो पीपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि ये जो आपका ISMS है ये कॉमनली फॉलो करता है ISO 27001, NIST, कोविट और GDPR। तो कोविड हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर में देखें तो एक बार निस्ट देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या है, तो ये US फेडरल एजेंसी है दैट डेवलप साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, और निस्ट का जो गाइडलाइंस है तो आपको उसको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, इसी तरह GDPR का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हो जो है ये EU के द्वारा आता है, EU डेटा प्राइवेसी लॉ है, तो वहाँ का जो गाइडलाइंस है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे, जब मान लीजिए तो हम लोग बोलेंगे ना कि ISO 27001 कंप्लाइड है, GDPR, कोविड, निस्ट, ये सब फॉलो कर रहा है। तो ये सब का सब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है कि आप अपने डेटा को कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ISMS। नेक्स्ट हमारा क्या है, पता है, बराबर एक क्वेश्चन आता है कि गोपाल कृष्णा कमेटी से रिलेटेड। तो देखिए, गोपाल कृष्णा कमेटी जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे गोपाल कृष्णा कमेटी बना था। तो इसमें ना हम लोग ब्रीफ देखते हैं। देखिए, एक बार ना 1994 में आया था, 97 में भी आया था और 2002 में भी आया था। एक बार तीनों को मिला के देख लेते हैं। देखिए, 1997 में जो आया था वो मेनली 94 में जो आया था ये आया था क्या, टू रिव्यू द सुपरवाइजरी रोल ऑफ RBI। आप इतना ही याद रखो, IT सिक्योरिटी के लिए ये भी एनफ है। 1994 में जो आया था तो मेन यहाँ पे था कि RBI का सुपरवाइजरी रोल जो है वो उसको रिव्यू करने के लिए कि भाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, गोपाल कृष्णा कमेटी इसके लिए था। ठीक है, दूसरा 97 में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 97 में जो आया था ये आपको किस लिए आया था, तो टू एग्जामिन फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेज इन बैंक, इसके लिए आया था, टू एग्जामिन फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेज इन बैंक। ठीक है, और थर्ड जो आया था 2002 में, तो ये कस्टमर सर्विस को रिव्यू करने के लिए आए थे कि भाई कस्टमर सर्विस बैंक का कैसा है, नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आया था। तो याद रहेगा, एक बार आया 97 वाला जो था वो फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, और आपको एक आया था RBI का रोल। कभी कभी क्या वो डेट नहीं देंगे कि ये, मतलब आपको कभी वो डेट नहीं देंगे कि इसके बारे में बताओ, कभी कभी देते हैं सीधे गोपाल कृष्णा कमेटी वाज रिलेटेड टू, तो आपको देख लेना है कि ये तीनों में से कुछ है तो आप उसको डाल सकते हो। ठीक, ठीक है, तो पहला जो था सुपरवाइजरी रोल ऑफ RBI, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। ये जो सुपरवाइजरी रोल ऑफ RBI है उसमें क्या था कि असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ RBI's बैंकिंग सुपरविजन, कि कितना इफेक्टिवली RBI जो है वो बैंक को सुपरवाइज कर रहा है, एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स इन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कि RBI को जो है इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जो है वो क्या इंप्रूवमेंट लाना है, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। स्ट्रेंथन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट, तो इसके बारे में भी बताया। ये सेकेंड टाइम जो फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेज इन बैंक है उसमें क्या क्या था कि आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग फ्रॉड्स, क्यों बैंकिंग फ्रॉड्स जो है वो बढ़ रहा है, और सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड टाइटर इंटरनल कंट्रोल्स एंड इम्प्रूव विजिलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन बैंकिंग ऑपरेशन। तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि 1997 में गोपाल कृष्णा कमेटी का रिकमेंडेशन इसमें से कौन है, ये नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेंगे गोपाल कृष्णा कमेटी क्यों बना था, तो बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव अक्रॉस कमेटी में क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन बैंकिंग सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड सर्विस क्वालिटी, एंड फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिसेस, इससे रिलेटेड। अब मैं स्ट्रेंथन बैंक करना, इंप्रूव गवर्नमेंट एंड इनहांस कस्टमर प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस फ्रॉड एंड फाइनेंशियली। नेक्स्ट ना पिछले बार एक क्वेश्चन RFID से भी आया था। ठीक है, तो RFID को एक बार देख लेते हैं। RFID क्या है कि a wireless technology that use radio waves to identify and track object enable people, consist of tag chips with antenna and readers that communicate via radio signal। आप देखेंगे ना कि आपको ना, आप कभी देखे हो कि कभी कभी ना
जो ये स्ट्रीट में आपको काव वाव मिलेंगे तो उनके कान पे ना एक येलो कलर का टैग रहता है, कभी कभी मिलेगा, उसमें वो RFID टैग्स भी लगाते हैं। एक जनरल टैग भी हो सकता है, RFID टैग। जनरली RFID टैग्स का यूज जो होता है, ये यूज होता है आपको इन्वेंट्री में, क्योंकि गोडाउन बना हुआ है, वहाँ से सामान जो निकलेगा आएगा ना तो अपने आप ही रिकॉर्ड होता जाएगा, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो। तो मैंने ना ये फोटो लिया था, ठीक है। ये काम कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है वो RFID टैग है, अटैच टू एसेट टू ट्रांसमिट स्टोर डेटा टू द एंटीना। तो ये ना एसेट मतलब कि मान लीजिए जिसको भी ट्रैक करना है उसके ऊपर आपने इस टैग को लगा दिया, जिसको भी ट्रैक करना है। रिसीव्स द स्टोर डेटा फ्रॉम द टैग एंड ट्रांसमिट द डेटा टू एन RFID रीडर। अब क्या है कि ये जो सेटअप होता है RFID का, तो ये टैग है, मान लीजिए किसी सामान के ऊपर ये टैग लगा दिया। अब क्या है, गोडाउन के गेट पे ना ये एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो रीडर और सिस्टम ये भी लगा हुआ है। तो जैसे ही इस गेट को मान लीजिए क्रॉस करेगा ना वो सामान जिस पे RFID टैग लगा हुआ है, तो वो एंटीना जो है रीड कर लेगा, इस टैग को रीड करेगा, और वो डेटा क्या करेगा, इस रीडर को भेज देगा, और ये रीडर से फिर जो डेटाबेस है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आया गया जो भी एंट्री करना है वो उस हिसाब से डेटा चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग, एंटी थेफ्ट के लिए। अब मान लीजिए, अब क्या है कि यदि आपको पता चल जाए अपने आपकी सामान यदि आपका मूव हो, आपको पता चल जाए, ठीक है, तो आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। आप अलार्म लगा सकते हो कि अरे मूव करे तो अलार्म बजे, या कुछ और ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो RFID जो है हमारा यूज होता है क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये यूज होता है ट्रैकिंग के लिए। एक्सेस कंट्रोल, की कार्ड्स, एम्प्लॉय बैजेज, ये जो है इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसमें भी ये यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, हेल्थ केयर में भी, लाइव स्टॉक और पेट्स, जो मैं नहीं बोल रहा था एनिमल आइडेंटिफिकेशन, जो मैं बोल रहा था कि उसके कान पे जो है आपको येलो कलर का दिखेगा कभी कभी, तो हो सकता है कि वो RFID टैग हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वहाँ यूज होता है। बैंकिंग में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में भी जो है इसका यूज होता है, NFC बेस्ड। एडवांटेज डिसएडवांटेज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। RFID मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट, एनिमल और पीपल, कंसिस्ट ऑफ टैग। ये टैग रहेगा उस सामान के ऊपर, आपको एनिमल के ऊपर लगाना हो एनिमल के ऊपर, सामान के ऊपर लगाना हो सामान के ऊपर। अब जहाँ भी एंटीना होगा, ठीक है, वो एंटीना से इसका डेटा रीड हो जाएगा, तो मतलब रिमिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये रीडर को भेज देगा, रीडर डेटाबेस में जाकर के इसको पुट कर देगा। चलिए नेक्स्ट, एडवेयर क्या है। देखिए एडवेयर क्या है कि एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, सपोर्टेड सॉफ्टवेयर डिस्प्लेज अनवांटेड एड्स ऑन अ यूजर्स डिवाइस टू जनरेट रेवेन्यू। एडवेयर क्या है, तो इट डिस्प्लेज अनवांटेड एड्स ऑन यूजर्स डिवाइस टू जनरेट रेवेन्यू। एडवेयर का क्या काम है कि जनरेट इनकम फॉर डेवलपर बाय फोर्सिंग एड, ट्रैकिंग ब्राउजिंग हैबिट्स और रिडायरेक्टिंग टू स्पॉन्सर्ड पेजेस। इसका पर्पस यही है कि आपको फोर्स करेगा। कभी कभी आप ना, मैं बता रहा हूँ सिंपल, मैं अपना ये बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि मेरा ना आदत है, ऑफिस में भी रहूँगा ना तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ही अपने लैपटॉप पे कभी कभार मैं ये न्यूज़ देखता हूँ। मान लीजिए कि मैं bbchhindi.com खोलता हूँ, तो bbchhindi.com पे तो नहीं होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसको आप मतलब ऐसे न्यूज़ जानने के लिए करोगे ना तो पूरा का पूरा आपके स्क्रीन में ना वो एक एडवर्टाइज आएगा। फॉर आफ्टर सर्टेन टाइम वो जो है वो डिसअपियर होगा, ठीक है, नहीं तो वो बताएगा, फिर आप क्लिक करोगे तो फिर वो जहाँ ले जाना है वो आपको ले जाएगा। तो यही है कि डेवलपर फॉर फोर्सिंग एड, ट्रैकिंग ब्राउजर हैबिट और रिडायरेक्टिंग टू स्पॉन्सर्ड पेजेस। वही कि पूरा पेज में वही आएगा, कट का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वो उस वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। हाउ इट वर्क, तो बंडल्ड विथ फ्री सॉफ्टवेयर, रन एड्स इन पॉपअप्स, बैनर्स और ब्राउजर रिडायरेक्ट एंड मे ट्रैक यूजर एक्टिविटी फॉर टारगेटेड एड्स। आपका एक्टिविटी को ट्रैक करेगा और लगेगा कि हाँ ये सही है तो बस इसको फंसाओ मतलब ये कि आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपके मतलब की चीज़ें मिलेगी, या जहाँ पे वो ले जाना चाहता है वहाँ ले जाएगा। तो एडवेयर क्या है कि अनवांटेड ऐड आपको दिखाएगा आपके डिवाइस पे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। रिस्क इसका क्या क्या है, तो प्राइवेसी इन्वेजन, मतलब आपका डेटा ट्रैक कर रहे हैं, कैन लीड टू malware इन्फेक्शन, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, स्लोज डाउन डिवाइसेज एंड कंज्यूम बैंडविड्थ। प्रिवेंशन कैसे करना है, तो ये सब को छोड़िए, कुछ नहीं, एंटी वायरस जो है वो आप
लगाओ तो ये सब नहीं होगा। पॉपअप को ब्लॉक करके रखिए अपने सिस्टम पे। पॉपअप को ब्लॉक करने का मतलब कभी कभी पॉपअप का ज़रूरी भी होता है कि कोई वेबसाइट आप यदि बोल रहे हैं, आरबीआई का भी कोई है मान लीजिए, या इंश्योर पोर्टल या कुछ भी, मतलब ई कुबेर कुछ भी, मतलब आप ओपन करना चाह रहे हो जहाँ पे पॉपअप होना चाहिए तो उस वेबसाइट के लिए करो, सभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करके मत रखो कभी भी। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो आईटी एक्ट का पिछली बार आया था, इसमें से 2-3 क्वेश्चन। तो आईटी सेक्शन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैंने सारे तो कवर नहीं किए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर किया हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए सेक्शन 43 जो है वो क्या है, तो पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और इस वाले में ना इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं है पेनल्टी में। ठीक है, ऑफेंस क्या हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाउनलोड, डेटा कॉपिंग, इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस, डैमेजिंग कंप्यूटर, डिसरप्टिंग सिस्टम। यदि आप किसी सिस्टम में करते हो तो ये सेक्शन 43 आता है। देखिए इसमें ना 2 तरह का क्वेश्चन आता है, तो अभी भी ना आईटी सिक्योरिटी में बहुत कम क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें ना पनिशमेंट पूछता है। पनिशमेंट नहीं पूछता, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ देंगे कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया हुआ है, तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो पेनल्टी जो है वो कंपनसेशन है, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। सेक्शन 65 क्या बोलता है कि टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये सेक्शन 65 में आता है। सेक्शन 66 बोलता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, यार्डलियर हैकिंग ऑफेंसेस क्या है कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एक्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट और इंट्रोड्यूसिंग मालवेयर, ये सेक्शन 66 में आएगा। 66A क्या बोलता है, तो सेंडिंग ऑफेंसिंग मैसेजेज। ठीक है, 66A है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको, वो आया था ना श्रेया सिंघल और यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, तो इसको छोड़ दीजिए। 66B क्या है कि पनिशमेंट फॉर स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये 66B। मैं पनिशमेंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख लेना इसको। ठीक है, 66C क्या बोलता है, तो ये है आपको आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड। 66C जो है ये आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड है, ये आ सकता है। ठीक है, देखिए 66B ऐसे मुझे लगा रिलेट करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 66B और 66C में ना, दोनों में ना ये सेम है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, फाइन अप टू 1 लाख। एक है स्टोलन कंप्यूटर के लिए, एक आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। सेक्शन 66D क्या है कि इम्पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। किसी को यदि आप इम्पर्सोनेट कर रहे हो, ए हो के या बी बन के बात कर रहे हो ना, ठीक है, या बी बन के कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन वाया कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो ये 3 लाख, और इसमें भी जो है वो 3 ईयर और 1 लाख है। 66E है प्राइवेसी वायोलेशन, किसी का प्राइवेट इमेजेस आप उसके कंसेंट के बिना लेकर के उसको पब्लिश कर दो, तो ये 66E में आएगा। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, फाइन अप टू 2 लाख। पैसा तो कम लगता है, लेकिन ये ना ये ज़्यादा है, जेल में 3 साल तक पता नहीं। सेक्शन 66F साइबर टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको, एकदम याद रखना है। 66F साइबर टेररिज्म। 67 भी याद रखना है, पब्लिशिंग ऑब्ससीन मटेरियल। देखिए ये जो है ना, पब्लिशिंग या ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये क्या है कि पहली बार जब पकड़े जाओगे तो 3 साल प्लस 5 लाख लगेगा। अब ये दूसरे बार वही करते पकड़ेगा ना, तो दोनों चीज़ बढ़ जाएगा, 3 साल से 5 साल हो जाएगा, और ये आपका पैसा 10 लाख हो जाएगा, डबल। 67A क्या बोलता है, तो पब्लिशिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे 5 साल 10 लाख, और इसमें ईयर बढ़ रहा है लेकिन फाइन उतना ही रह रहा है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, 66 सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट से रिलेटेड है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 66B। और ये जो 67B है, ये 67B है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको याद रखना है। 66F जो था ना, ये साइबर टेररिज्म, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, 69 क्या है कि गवर्नमेंट पावर टू इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट डेटा, नॉन कंप्लायंस विद गवर्नमेंट इंटरसेप्शन ऑर्डर्स, इसमें 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। 69 क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट पावर टू इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट डेटा, गवर्नमेंट को आईटी एक्ट पावर देता है कि चाहे तो गवर्नमेंट किसी का भी डेटा इंटरसेप्ट करके डिक्रिप्ट करके देख सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए।
ठीक है। सेवेंटी क्या है आपको, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, एक्सेसिंग गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड सिस्टम विदाउट अथॉरिटी, ये 1670 में आता है और 10 साल तक का सजा है इसमें। तो 72 क्या है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, तो डिस्क्लोजिंग पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट, तो ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी है 72। एक चीज़ याद रखिए, जो भी सेक्शन ना डेटा से रिलेटेड है ना, तो डेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, जो भी डेटा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ये जो है वो क्या है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग क्या है ना, कि यदि कोई डिजास्टर आता है तो भाई उससे कैसे रिकवर करना है हमको। तो सिंपली आप सोचिए कि आपके इलाके में ना बाढ़ आ जाए, मान लीजिए यदि आप बाढ़ वाले इलाके से हैं, तो आप सोचते हैं ना कि बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे, तो आप अपना घर ऊंचा बनाओगे पहले से ही, या ये भी कर सकते हो कि नीचे में भी घर हो ऊपर में भी घर रहेगा, कि बाढ़ आया तो ऊपर वाले घर में चले जाएंगे। तो डिजास्टर रिकवरी में भी ऐसे ही करते हैं। क्या करता है कंपनी की, एक सर्वर यहाँ रखा है, एक सर्वर कहीं और रखता है कॉपी करके, कि यहाँ का सर्वर में कुछ हुआ तो वहाँ से काम चालू कर देना है, इस टाइप का कुछ आप समझो। तो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग क्या है कि ए स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी टू रिकवर आईटी सिस्टम डेटा एंड ऑपरेशंस आफ्टर अ डिजास्टर, साइबर अटैक, हार्डवेयर फेलियर, etc कुछ भी हो सकता है। पर्पस क्या है, तो मिनिमाइज डाउन टाइम, डेटा लॉस एंड बिजनेस डिस्ट्रप्शन, इंश्योर क्विक रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल फंक्शंस, ठीक है, कि कितना जल्दी आप रिस्टोर कर सकते हो। टाइप ऑफ डिजास्टर में क्या क्या हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ह्यूमन एरर और हार्डवेयर फेलियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आरटीओ हम लोग दे सकते हैं। देखिए आरटीओ तो पढ़ा ही था ना कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम बिफोर सिस्टम मस्ट बी रिस्टोर्ड। आरपीओ क्या है, तो मैक्सिमम डेटा लॉस टॉलरेंस, कि कितना डेटा हम लूज कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन का डेटा, ठीक है। ये सब नहीं देखना है हमें, ठीक है ना। आइए कोल्ड, वार्म और हॉट साइड जो है वो देख लेते हैं। देखिए समझ लीजिए इसको, कोल्ड, वार्म और हॉट, सिंपली समझिए। कोल्ड में क्या होता है ना कि आपने बिल्डिंग ले लिया है और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग करवा के छोड़ दिया हुआ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। वार्म में क्या है कि कोल्ड वाला काम तो रहेगा ही रहेगा, कुछ और काम करके रखे हो। और हॉट में समझ लो कि रियल टाइम में आप काम शुरू कर सकते हो, सब कुछ फिट करके रखे हुए हो, हर चीज़ वहाँ पे पहले से ही है। तो ये 3 साइट में अंतर होता है, डिफरेंस। अब क्या है कि मान लीजिए कि हॉट में यदि आप एकदम, आपका जो प्राइमरी साइट डाउन हुआ, हॉट से आप एकदम तुरंत काम स्टार्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप सब कुछ पहले से अरेंज करके रखे हो, यानी रिसोर्सेज लगा के रखे हो, तो भाई सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगा के रखे होगे। वार्म वाले में उससे कम, कोल्ड वाले में सबसे कम। ये मेनली तीनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। कोल्ड में क्या है कि बेसिक अनप्रिपेयर्ड फैसिलिटी विथ नो प्री इंस्टॉल्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सेटअप टाइम स्लोएस्ट, रिकवरी डेज और वीक लग जाएगा। चीपेस्ट क्योंकि भाई कुछ रखा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से लगेगा। डेटा अवेलेबिलिटी, तो नोड लाइव डेटा, बैकअप मस्ट बी रिस्टोर्ड मैनुअली। यूज केस नॉन क्रिटिकल ऑपरेशन विथ फ्लेक्सिबल आरटीओ, जहाँ पे आरटीओ का कोई ये नहीं है भाई 1 महीना बाद से भी चलेगा, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। वार्म में क्या होता है कि पार्शियली इक्विप्ड, जो मैंने बोला ना, कोल्ड से ज़्यादा इसमें आपने फैसिलिटी लगा रखा है। पूरा का पूरा डेटा सेंटर तो ये आपका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, ठीक है। पार्शियली इक्विप्ड विद फैसिलिटी विद सम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सेटअप टाइम मॉडरेटली, रिकवरी आवर्स और डेज में, वहाँ पे डेज और वीक था। मॉडरेट एक्सपेंस करके रखा है आपने, रिसेंट बैकअप हो सकता है हो, ठीक है, नो रियल टाइम नहीं होगा। और बैलेंसेज कॉस्ट एंड स्पीड फॉर सेमी क्रिटिकल सिस्टम, ठीक है। यूज केस बता रहा है कि जहाँ पे कॉस्ट और स्पीड जो है वो मैटर करे, तो सेमी क्रिटिकल सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हॉट साइट जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल होता है, जब चाहो तब वहाँ से स्टार्ट कर दो। लाइव डेटा सिंक रहता है, मतलब एकदम रियल टाइम डेटा रहेगा आपके पास। इमीडिएट यूज़ करने के लिए, फास्टेस्ट रिकवरी, मोस्ट एक्सपेंसिव। भाई मोस्ट एक्सपेंसिव क्यों नहीं होगा, वो आपका दूसरा प्राइमरी साइट है, ये डेटा सेंटर है समझ लो, ठीक है। रियल टाइम मिरर डेटा, फॉर मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये तीनों में अंतर है। अब होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है,
स्पूफिंग मतलब सिंपली देखिए, ईमेल स्पूफिंग होता है, बहुत सारा स्पूफिंग होता है। स्पूफिंग मतलब इसको कैसे बताएं? स्पूफिंग मतलब हुआ क्या ना कि स्पूफिंग का सिंपल मतलब होता है क्या, फेकिंग एन आइडेंटिटी टू ट्रिक अदर। फेकिंग एन आइडेंटिटी, हो कुछ बता रहे हो कुछ, ठीक है। तो इस साइबर अटैक वेन एन अटैकर डिसगाइज देमसेल्फ एज अ ट्रस्टेड सोर्स टू स्टील डेटा, स्प्रेड malware एंड bypass सिक्योरिटी। कॉमन टाइप्स: ईमेल स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग। तो स्पूफिंग क्या है कि ऐसा साइबर अटैक जिसमें अटैकर आपको बताता है कि मतलब वो जो नहीं है बताएगा, जैसे मैं ना आपका मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं आपकी कंपनी का हेड बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, और आपको बोलेगा कि कल का जो है वो डेटा मुझे भेज दो। तो स्पूफिंग मतलब फेकिंग एन आइडेंटिटी टू ट्रिक अदर्स। और ये स्पूफिंग ना डिफरेंट टाइप्स के होता है। ईमेल स्पूफिंग जैसे फेक सेंडर एड्रेस, फेक फ़ोन नंबर, फेक आईपी एड्रेस। डीएनएस स्पूफिंग में आपके वेबसाइट को कहीं और ही आपको मतलब यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे किसी फेक वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट स्पूफिंग, फेक लॉगिन पेजेज मिमिकिंग अ रियल साइट, ठीक है। बहुत पहले जब फेसबुक आया था ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या होता था कि बहुत सारा ऐसा पेज ना फेसबुक का ना वो बन गया था रेप्लिका, ठीक है। वहाँ पे आदमी क्रेडेंशियल डालता और उसका पेज हैक हो जाता, ठीक है। बाद में तो फिर बहुत कुछ आ गया। गोल्स ऑफ स्पूफिंग में क्या हो गया, तो स्टील क्रेडेंशियल, स्प्रेड malware, बाईपास ऑथेंटिकेशन एंड कंडक्ट फ्रॉड, ये सब। प्रिवेंशन में क्या क्या आता है कि आपको चेक सेंडर डिटेल, ठीक है, ये मत देखिए, डीमार्क वीमार्क नहीं देखना। नेटवर्क में फायरवॉल इंट्रूजन आईडीएस होना चाहिए। वेरीफाई एचटीटीपीएस है कि नहीं है। अननोन कॉलर के साथ अपना कोई इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिए। आप फिशिंग अटेम्प्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है वो बैंक में भी आजकल जो है वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दिया जाता है और ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया जाता है। तो ये सारा जो है वो स्पूफिंग से रिलेटेड हो गया। देखिए ISO 2700 से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कि जैसे देखिए जो एकदम फेमस जो स्टैंडर्ड है ये है ISO 27001, लेकिन ये जो ISO 27000 है ना, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ही है पूरा का पूरा। अब सबको तो याद रखना नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कुछ कुछ आप देख लीजिए। ये देख लीजिए ISO 27000 बेसिक टर्म्स एंड ISMS कोर स्टैंडर्ड फॉर ISMS सर्टिफिकेशन, ये जरूर याद रखो। ये 27002 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड देयर आर 93 कंट्रोल्स, ठीक है। ये तीन आप याद रखना, और चाहो तो आप नीचे वाले भी याद रख सकते हो, ये तीनों हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आईपीसी में जो है अभी भी देखिए इंडिया में ऐसा साइबर कोर्ट तो स्पेशलाइज्ड जो है वो अभी भी इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। अभी भी जो मान लीजिए बैंक में भी जो फ्रॉड होता है तो उसका जो है वो हियरिंग कहाँ होता है, तो जो ये जो कोर्ट है उसी में होता है ना, हर बैंक का अपना अपना वकील है। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आईपीसी में जो सेक्शंस हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया। कभी कभी वो पूछ देते हैं कि आईपीसी में ये कौन सा सेक्शन है, तो जैसे सेक्शन 420 चीटिंग एंड फ्रॉड इन ऑनलाइन स्कैम्स, सेक्शन 463 है कि फर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन 379 है थेफ्ट ऑफ डिजिटल एसेट, तो इसको भी याद रखना है सेक्शन ये 420, 463 एंड 379, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी है जो आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो साइबर देखिए आईटी सिक्योरिटी ना कंपैरेटिवली इजी है। यदि मैं इजी मतलब बताऊं आपको IIBF में, तो सबसे आसान डिजिटल बैंकिंग है, सब जानते हैं। उसके बाद ना सबसे आसान मैं आईटी सिक्योरिटी को ही समझता हूँ। ये दोनों ना बहुत इजी है, इसके बाद ही फिर और बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर वाले में ना ये दोनों बहुत इजी है। अब डिफिकल्ट कौन है, जो 60 नंबर्स वाले हैं वो डिफिकल्ट है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंक करो। अब डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंकर में क्या है कि उसमें सब कुछ ही है। MCA या बीटेक आपने जो भी किया होगा ना, तो उसमें सब कुछ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, हर कुछ का बेसिक है। IAS ऑडिट का मेजर पोर्शन है उसमें, तो वो सब कुछ डाल रखा है। प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम देखेंगे तो उसके क्वेश्चन का लेवल जो है वो आजकल अच्छा हो रहा है, और 60 नंबर भी चाहिए। लेकिन IT सिक्योरिटी में अभी भी 50 मार्क्स चाहिए, डिजिटल में अभी भी 50 चाहिए। तो IT सिक्योरिटी इज़ वे इजी। और आप हमारे ऐप में ना जब आप इनरोल करते हो तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो मॉक्स, यदि आपके पास टाइम कम है। जैसे अभी
मान लीजिए 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है आप लोगों का, ठीक है, तो स्टिल यू हैव 12 डेज। तो आप ना उसमें चैप्टर वाइज वीडियोस देख लीजिए एक बार, और उसके बाद वीडियो मॉक्स लगाइए, अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। 60+ जनरली लोग लाते ही लाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई यदि इशू तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।